और दोस्तों कैसे हो यार आप सभी लोग। मैं आप सभी को वेलकम करता हूं आपके प्यारे से फेवरेट से यूट्यूब चैनल जेआर ट्यूटोरियल्स में। दोस्तों मेरा नाम है गौरव मुंद्रा, मैं आप सभी को पढ़ाता हूं एसपी ओसीएम एंड इकोनॉमिक्स, है ना। दोस्तों कैसा चल रहा है यार आप सभी की लाइफ। यार पढ़ाई तो देखो, अभी हम आगे जाके पढ़ाई करने वाले, लेकिन यार ये पढ़ाई को अपन साइड में रखते फिलहाल सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट के लिए, ठीक है दोस्तों। पहले ये बताओ, पहले तो यार आप दोस्तों 10th में थे, अब आप 11th में आ चुके हो। यार कैसी जा रही है आप सभी की कॉलेज लाइफ, है ना। पहले तो ये बताओ। कुछ बच्चे कह रहे सर क्या बताऊं आपको, आपने तो ये लेक्चर बहुत पहले ही डाल दिया था, लेकिन अब कल हमारा सर लेक्चर, हमारा जो एग्जाम है सर, तो बस वो लेक्चर जो है, लेक्चर को देखकर हम एग्जाम में लिख कर आएंगे, तो हम आपको अभी 10 सेकंड आगे स्किप कर रहे। अरे ठीक है कोई बात नहीं, कर लो यार। बाकी जिसके एग्जाम्स को टाइम है अभी, वो तो मेरे से बात कर सकता है ना। तो कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। अच्छा अभी तो बोला था सर पढ़ाई की बात नहीं करोगे, अच्छा ठीक है यार चलो पढ़ाई की बात नहीं करेंगे। आप ये बताओ आपकी दोस्त वगैरह सब कैसे हाल है, कॉलेज में मस्ती कर रहे हो कि नहीं। क्योंकि देखो यार 11th जो है ना, यहाँ पे थोड़ी सी पढ़ाई करनी होती है और ज्यादा मस्ती, तो जो कि यार दोनों हम करते ही है ना दोस्तों, करते हैं कि नहीं, हम दोनों करते हैं ना। बाकी जब आप 12th में आओगे तब तो भाई पूरी जान लगा देनी है, और दोनों मिलके लगाएंगे, है ना। आप अकेले क्यों मेहनत कर रहे हो यार, हमारा थोड़ा सा साथ रखो। आपका प्यारा सा जेआर ट्यूटोरियल्स जो है आपके पूरे करियर तक साथ में यार, आपके फिलहाल तो एटलीस्ट 12th तक है, लेकिन आगे भी मे भी कुछ ऐसा हो, आप लोग इतना प्यार बनाए रखो सो दैट हम भी हमारे जो फ्यूचर के प्लान्स है उसको और जल्दी से एस्टेब्लिश करें, है ना दोस्तों। देखिए दोस्तों आज चल रहा है लेक्चर नंबर 3, वो भी पता है कौन सा, लेसन नंबर 9 का। तो अगर कोई बच्चा है जिसने दोस्तों लेक्चर नंबर 1 लेक्चर नंबर 2 नहीं देखा है, तो ये आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों कि पहले वो जाके देखो, क्योंकि यार ये जो लेक्चर नंबर 3 है ना पूरी तरह से कनेक्टेड है, और अगर आप बीच में देखोगे तो नहीं समझ आएगा। और इनफैक्ट हमने लेक्चर नंबर 2 का कंटिन्यूएशन ही अब हम फिलहाल कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो कंटिन्यूएशन ही चल रहा है फिलहाल लेक्चर नंबर 2 का। तो मेक श्योर कीजिए आप पहले लेक्चर नंबर 2 देखिए, 1 देखिए, है ना, उसके बाद लेक्चर नंबर 3 पे आइए। चलिए दोस्तों आज स्टार्ट करते हैं आज इस लेक्चर को। इकोनॉमिक्स चल रहा है मेरे भाई, है ना, 11th का। चलिए देखिए दोस्तों लेक्चर नंबर 2 में हमने लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन को समझा, और आज दोस्तों हम ग्लोबलाइजेशन को समझने वाले हैं। और पता है ना ये क्यों समझ रहे, अरे दोस्तों फिलहाल ये लेक्चर में ये जो लेसन है, पता है ये किस चीज की बात करता है दोस्तों। ये बात करता है इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ इंडिया, जो 1991 में आई थी, या 1991 के बाद जितने भी आ रही है, क्यों आ रही है, ये दोस्तों हमने इस लेसन में सीखा, ठीक है। चलिए देखिए दोस्तों हमने लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन की जो टॉपिक है बहुत अच्छे से फिनिश कराया ना है, आपने उसके बाद सेल्फ स्टडी भी करी दोस्तों। फिलहाल जो वक्त है ग्लोबलाइजेशन का है, आइए समझते हैं ग्लोबलाइजेशन क्या होता है। अल्टीमेट एम जो है दोस्तों आज हमारे देश का, लाइक 1991 के बाद जो है ना पूरी तरह से हो चुका था, ग्लोबलाइजेशन होना है। ग्लोबलाइजेशन का यानी कि ये मतलब अब जो है ना हम सिर्फ इंडिया में ही नहीं दोस्तों, अब हम हमारे पांव, हमारे हाथ पांव जो है इंडिया के बॉर्डर के बाहर वाले देशों में भी आजमाएंगे। इसका मतलब ये दोस्तों, जब आप कोई बिजनेस करना चाहेगा, वो इंडिया वाला है, इंडिया में बिजनेस करना चाहता है, अरे बिल्कुल कर सकता है। लेकिन यही दोस्तों कोई इंडिया के बाहर के देश का है, जैसे कि कोई दुबई का है, कोई यूएसए का है ना, कोई इंसान जो है जो दुबई वाली सिटी में रहता है, या फिर आपके लोग आबू धाबी से रहता है, या जितने भी ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड जितना भी आपको देशों का नाम याद आता है। अब इंडिया ने सोचा देखो यार हम इंडिया वालों को तो सबको अपॉर्चुनिटी देंगे, लेकिन बाहर वाले तुम नाराज मत हो, जो बाहर के बच्चे हैं ना हमारे, आप भी आओ, आप भी हमारे देश में बिजनेस कर सकते हो। ग्लोबलाइजेशन ये वाला मोटिव के साथ आया, क्योंकि दोस्तों 1991 से पहले हमारी जो गवर्नमेंट है ना बहुत ही ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस लगाती थी। इन्हें लगता था अगर कोई बाहर से आएगा ना, वो अब इस बार हमारे ऊपर सिर्फ राज ही करने आएगा। क्योंकि दोस्तों आपको पता है राज यानी कि रूल करने के हिसाब से कह रहा हूं, क्योंकि दोस्तों जब इंग्लैंड आई थी तो वो इंडिया के साथ कुछ एक, जब ब्रिटिशर्स आए थे, मेरे ख्याल से ऐसा कहना होगा, है ना, जब ब्रिटिशर्स आए थे दोस्तों तब वो इंडिया के साथ सिर्फ और सिर्फ बिजनेस पर्पज के लिए आए थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ ये तो सभी को पता है। लेकिन वही दोस्तों 1991 से पहले जब गवर्नमेंट जो है ना हमारी बहुत डरती थी यार, क्यों ना, जब वो ऐसे सोचती थी दोस्तों, जब हम बाकी देशों को भी हमारे देश में आने दे, यहाँ पे बिजनेस करने दे, और फिर वापस हिस्ट्री रिपीट ना हो जाए, यानी कि वापस इंडिया को किसी के अंडर काम ना करना पड़ जाए। तो ये सब चक्कर में क्या होता था, 1991 से पहले गवर्नमेंट बहुत ही रेस्ट्रिक्टिव लगाती थी, बहुत ही सोच के काम किया करती थी, और हर चीज पर रेस्ट्रिक्शन होता था दोस्तों। लेकिन 1991 के बाद जब वो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई, गवर्नमेंट ने सोचा अगर हम ऐसा ही चलता रहेगा तो हमारे देश का डेवलपमेंट नहीं होगा, हमें कुछ तो करना होगा। तो गवर्नमेंट ने दोस्तों क्या सोचा कि बाहर के देश में जितने भी लोग रहते हैं ना दोस्तों, इन सभी को भी मौका दिया जाए हमारे देश में आके बिजनेस करने का। ये पूरा मोटिव जो है दोस्तों ग्लोबलाइजेशन पे रिफ्लेक्ट करता है। दोस्तों देखिए हमने इंट्रोडक्शन में इसके लिए इतना टाइम लगाया, क्योंकि जब आपने मेरी बातें सुनी ना, ये जो दिख रहे हो आप यहाँ पे, ये सब आप फिर अपने मन से लिख सकते हो, ठीक है। चलो यार देखो समझेगा, यहाँ तो देखिए ये जो 6 पॉइंट्स लिखे ना मैंने, ये तो सिर्फ 2 मिनट के गेम है,
और पूरा यहाँ पे ध्यान दो, मीन्स क्रिएशन ऑफ अ ग्लोबल इकोनॉमी। देखिए दोस्तों, जब इंडिया को हमारा पूरी तरह से डेवलपमेंट करना है तो हम सिर्फ दोस्तों इंडिया के ही लोग मिलकर डेवलपमेंट कर सकते हैं क्या? देखिए दोस्तों, आज हमारा देश एक सुपर पावर नेशन होने वाला है ना, बहुत ही अच्छी बात है, आप सभी की मेहनत है ना। चलिए, आप जो यूथ है हमारा, आपको दोस्तों और डेवलप करना है हमारे देश को, ठीक है, पूरा भरोसा अब आप पे ही है। बाकी मैं ये कह रहा था 1991 से पहले दोस्तों हमारे पास इतने रिसोर्सेस नहीं थे। रिसोर्सेस तो छोड़ो दोस्तों, हमारे पास कैपिटल भी नहीं थी, कैपिटल यानी कि पैसे वाली बात कर रहा हूं। और दोस्तों हमारे पास ना ही टेक्नोलॉजी थी। तो इंडिया जो है दोस्तों अपने आप पर पूरी तरह से डिपेंडेंट होना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था। और 1991 के बाद या उससे आप पहले कह लो तो काइंड ऑफ इम्पॉसिबल हो गया था, ठीक है। लेकिन जब न्यू पॉलिसीज आई, जब हमारी देश को हमने क्या करा, गवर्नमेंट ने बोला हमारे जो जितने भी देश वाले लोग हैं या बाहर वाले लोग हैं, अब वो आकर हमारे देश में बिजनेस कर सकते हैं। तब उसके बाद जो है दोस्तों ग्लोबलाइजेशन हमारे देश में कुछ ऐसा बढ़ा, हमारे देश में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स आई, वो भी पता है कहां से, बाहर के देशों से। और फिर इन्वेस्टमेंट के आने के कारण हमारे पास अब कैपिटल भी हो गया हमारे देश का और बाहर के देश का। दोस्तों आप कह सकते हो जो एक फ्रेंड रिलेशन है वो भी काफी ज्यादा अच्छा हो गया। अब क्या होता था, हमारे देश को जब कोई हेल्प करता तो हम भी उसको हेल्प करते, है ना। अब आपको भी पता है आज हमारे देश के कितने सारे फ्रेंडली नेशन हैं। लाइक अगर कोई अब नेशन इंडिया के साथ वॉर भी करना चाहे तो वो एक नहीं पहले 10 बार सोचेगा। आज इंडिया एक इतना बड़ा देश हो चुका है ना दोस्तों। अब आप जो यूथ हो, आपको इसको और ले जाना है, वो 100 बार सोचे, आपको कुछ इतनी मेहनत करनी। बाकी ग्लोबलाइजेशन आया, इसके वजह से ये सब हुआ। चलिए देखिए, अब ये इंट्रोडक्शन में हमने इतना टाइम लगाया है, अब यहां से तो ना यार सिर्फ 2 मिनट का गेम है, यहां पे ध्यान दो पूरा। फ्री फ्लो ऑफ गुड्स, सर्विस, लेबर एक्सेट्रा टेक्नोलॉजी आउटसाइड द बाउंड्री ऑफ आर नेशन। इसका मतलब ये दोस्तों जो हमने पहली बात करी थी कि अब हमारे देश में बाहर के लोग भी आ सकते हैं, हमारे देश में बाहर, यहां हमारे देश की चीजें भी बाहर जा सकते हैं। कैसी चीजें सर? लाइक देखिए, गुड्स हो गया, सर्विस हो गया, लेबर, है ना, आप कह सकते हो जो लेबर है। फिर उसके बाद दोस्तों देखिए टेक्नोलॉजी, ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया की टेक्नोलॉजी खराब है, नहीं भाई, हमारे पास भी बहुत अच्छी टेक्नोलॉजीज है। इनफैक्ट इंडिया से भी बहुत सारी टेक्नोलॉजीज दोस्तों बाहर जाती है। और ये भी ऑब्वियस है कि बाहर से भी इंडिया के पास टेक्नोलॉजीज आती है ना। सारे नेशन एक दूसरे का हेल्प कर रहे हैं। अब ये जो हेल्प करने की आप कह सकते हो पॉसिबिलिटी आई, पता है कहां से? ग्लोबलाइजेशन को 1991 में अलाउ करा, इसलिए आया। चलिए, अब इतना इंट्रोडक्शन मेरे ख्याल से तो मुझे लगता नहीं आपको इस ग्लोबलाइजेशन वाले वर्ड में बिल्कुल भी कंफ्यूजन होगा। यहां पे अब देखिए, जिसका हम इंतजार कर रहे थे ना, चलिए, मेजर्स टेकन फॉर ग्लोबलाइजेशन। देखिए हमारी जो गवर्नमेंट है 1991 में, उन्होंने सोचा अब ये ग्लोबलाइजेशन को हमें कुछ तो करना पड़ेगा, हमें हमारे देश के लोगों को बाहर जाने की परमिशन कह सकते हो, या बाहर वाले लोगों को हमारे देश में बिजनेस करने की परमिशन जो है देनी होगी। और ये जो परमिशन है दोस्तों 1991 वाले पॉलिसी के साथ आई। देखिए क्या क्या मेजर्स लिए थे हमारे गवर्नमेंट ने, आप कह सकते हो रिमूवल ऑफ क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस। देखिए मतलब यही कहना चाह रहा हूं दोस्तों, गवर्नमेंट जो ना यार हर बात पर रेस्ट्रिक्शंस रखती थी। अगर आपको बाहर बिजनेस करना चाहना है तो दोस्तों आपको बाहर क्यों बिजनेस करना है, गवर्नमेंट पूछती थी पहले, यार तू पहले इंडिया में तो बिजनेस कर, तू बाहर बाद में जा। अरे तू बाहर वालों का छोड़ना यार, तू पहले इंडिया का तो डेवलपमेंट कर। 1991 से पहले दोस्तों गवर्नमेंट कुछ ऐसे बात करती थी। लेकिन अब गवर्नमेंट पता है क्या सोचती है, अच्छा तुझे बाहर जाना है, अरे वेरी गुड, बाहर जा, देश का नाम आगे कर, है ना। लाइक आपको यहाँ बिजनेस करना है, यहाँ पे भी करो, अगर आपको देश के बाहर जाना है वहां पे भी बिजनेस करो, लेकिन मेक श्योर करना है देश का नाम आगे हो। चलिए उसके बाद क्या लिखा, एनकरेजमेंट टू फॉरेन कैपिटल। जैसे हमने बात करी थी दोस्तों 1991 के पास जब वो साल चल रहा था, और ये उससे पहले आप कह सकते हो, ऑब्वियस सा बात है, हमारे देश के पास ना दोस्तों कैपिटल जो है बहुत ही ज्यादा कम हुआ करता था यार। हम बहुत ही ज्यादा, हमारी जो इकोनॉमी है बहुत ही बुरे लेवल तक डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, है ना। उसके बाद जब वापस कमबैक जो इंडिया ने करा है ना, ऐसा बाउंस बैक किया है कि हमारे पास अब कोई आसपास टक्कर में नहीं। ऑब्वियसली हम इंडियन है, हम तो यार हमारे देश के बारे में कुछ अच्छा ही बोलेंगे, अच्छा ही सुनेंगे, है ना। चलिए यहाँ पे एनकरेजमेंट टू फॉरेन कैपिटल। वैसे मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगा, देखिए आप दोस्तों पूरा ध्यान यहाँ पे लगाइएगा, फॉरेन कैपिटल जब इंडिया ने दोस्तों 1991 में अलाउ करा, काफी सारे नेशंस को उनके साथ काफी एक अच्छा फ्रेंडली रिलेशन बनाया, तो काफी सारे नेशंस दोस्तों आगे आए और उन्होंने सोचा ये जो इंडिया का ये जो थोड़ा सा कैपिटल की कमी है ना, आओ हम देते हैं आपको, थोड़ा सा लोन प्रोवाइड कर देते हैं या फिर एज ए डोनेशन देते हैं कि ह्यूमैनिटी को हमें प्रोटेक्ट करना है। तो काफी सारे ऐसी चीजें हुई। तो यहाँ पे दोस्तों फॉरेन कैपिटल, है ना, बाहर का पैसा हमारे देश में आया। तो ये जो है इस चीज की हमें बहुत ज्यादा जरूरत थी 1991 में। चलिए कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रुपए। देखिए दोस्तों आज जो रुपए और डॉलर के बीच में जो कंपटीशन है ये बहुत ही गहरा है, और हम सब जो है दोस्तों हम बहुत हैरान होते हैं कि अरे जो डॉलर का प्राइस है
ये इतना बढ़ता क्यों जा रहा है और ये हमारे रुपए जो है ना यार, इसको टक्कर क्यों नहीं दे पा रहा है? क्योंकि देखिए दोस्तों, डेवलपमेंट ये जो वर्ड है, ये डेवलपमेंट सिर्फ आपके देश में नहीं, उनके देश में भी चल रहा है। और बुरी बात तो ये है कि उनके देश में हमसे थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है। तो हमारे जो जितने भी देशवासी हैं यार, जगो, अब समय आ चुका है हमारे देश को डेवलपमेंट करने का, है ना। बाकी देखिए दोस्तों, ये जो रुपए का जो गेम है या ये जो डॉलर का आप जैसे कहते हो, इसके पीछे एक बहुत बड़ी थियरी है। इसके पीछे आपके पूरे देश की इकोनॉमी, हर जो जितने भी पॉपुलेशन है आपके देश का, वो कितना कमाता है, वो कितना खर्चा करता है, ये सब सारे चीजों को कैलकुलेट किया जाता है, उसके बाद वैल्यू निकलती है। अब आपको भी पता है दोस्तों, हमारे देश में जो पॉपुलेशन है बहुत सारा है ना। तो ये ऑब्वियस सा बात है, जो रुपए का जो कंपटीशन है आप कह सकते हो, ये उतना प्रॉपर नहीं होगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन एक दिन जब ऐसा आएगा हमारा रुपए, है ना, कितना आगे जाएगा ये तो आप अंदाजा लगा ही सकते हो। ठीक है, तो वही है दोस्तों कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रुपए। क्या होता था दोस्तों, 1991 से पहले रुपए का हाल तो कुछ ऐसा हो गया था कि मतलब दोस्तों, और अगर ये पॉलिसी नहीं आती ना, तब तो रुपए जो है दोस्तों नेगेटिव में हो जाता, है ना। तो इसके लिए अब भाई पॉलिसी लाई, और उसके बाद तो देखिए एक अच्छा स्टेबल लेवल पे है। मैं ऐसे नहीं कहूंगा आज इंडिया एक बहुत ही ज्यादा लाइक काइंड ऑफ करेंसी की अगर हम बात करें, लाइक क्योंकि डॉलर से अगर आप कंपेयर करो, सिर्फ डॉलर ही नहीं है, ऐसे बहुत सारे करेंसी है जिसकी जो वैल्यू है आप देख सकते हो दोस्तों, बहुत ज्यादा डिफरेंसेस है ना। लेकिन कोई नहीं, थोड़ा सा समय लेगा ये चीज भी, लेकिन हम बहुत जल्द अच्छे स्टेज पे पहुंचेंगे। बाकी चलिए नेक्स्ट पे देखते हैं, फॉरेन कोलैबोरेशन। देखिए दोस्तों, 1991 से पहले या उससे जितने भी साल आप कह सकते हो जब हमें फ्रीडम मिला, उसके बाद से इंडिया जो है दोस्तों, बाहर के देशों से थोड़ा सा रिलेशन जो है ना कम ही रखती थी, काम से काम ही रखती थी। क्योंकि उन्हें लगता था जो भी उनसे बात करेगा, हमारे गवर्नमेंट को लगता था यार ये आके या तो हम पे रूल करेगा या तो हम पे कुछ टेररिज्म वाला काम ना कर दे, है ना। हमारे लोगों की सेफ्टी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बस 1991 से पहले दोस्तों जो गवर्नमेंट है ना यार, बहुत ज्यादा सोचती थी कि अगर मैं ये वाला टास्क करूंगी तो कुछ हानि हो गया तो हमारे देशवासी इतने सालों से झेलते आ रहे हैं, इससे ज्यादा और सहने नहीं दूंगी। तो गवर्नमेंट कुछ ऐसे सोचती थी। तो क्या होता था दोस्तों, काफी ज्यादा फॉरेन के आप कह सकते हो दोस्तों कोलैबोरेशंस के रिक्वेस्ट आते थे, लेकिन हमारी जो गवर्नमेंट है वो रिजेक्ट कर देती थी। वो क्या सोचती थी, नहीं नहीं मैं अकेली काफी हूं यार, मुझे किसका जरूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों 1991 के बाद से गवर्नमेंट ने सोचा, देखिए हमें डेवलपमेंट तो करना है, लेकिन मैं अकेला डेवलपमेंट करूंगा तो शायद थोड़ा सा टाइम लगे, क्यों ना बाकी देशों से भी हेल्प लिया जाए और दोनों साथ में मिलकर काम करेंगे ना यार, टीम वर्क जैसा काम होगा तो डेवलपमेंट भी थोड़ी सी जल्दी होगी, है ना। तो 1991 के बाद से दोस्तों गवर्नमेंट ने समझा ये चीज को और उन्होंने सोच लिया यार, अब जो है ना फॉरेन कोलैबोरेशंस को भी हम आगे आने देंगे, इसको भी हम एनकरेज करेंगे। अगर कोई भी हमारे देश का बिजनेस करना चाहता है इंसान, है ना, बिजनेस करना चाहता है ना, कोई बात नहीं, कौन से देश के साथ करेगा, यूएसए के साथ करेगा, यूके के साथ करेगा, अरे कोई बात नहीं, करो करो बिजनेस अच्छे से करो, लेकिन मेक श्योर करना है आप रूल्स रेगुलेशंस एंड लॉस को फॉलो कर रहे हो। चलिए, लॉन्ग टर्म ट्रेड पॉलिसी, इसका मतलब ये देखिए दोस्तों, पहले क्या होता था 1991 से पहले, जब जो ट्रेड पॉलिसी होती थी या जब हमारी गवर्नमेंट किसी को बिजनेस करने के लिए भी या ट्रेड करने के लिए भी अलाउड करती थी, तो वो बहुत ही दोस्तों बहुत ही कम समय के लिए अलाउ करती थी यार। 3 साल का सिर्फ उसको एग्रीमेंट दिया है और उसके बाद वो लोग रिन्यू भी नहीं करते थे। अब उसको बोला गया है तुझे 3 साल के अंदर ये टास्क कंप्लीट करना है। काफी बार दोस्तों ऐसी एक अनसर्टन सिचुएशन आ जाती है जिसमें आप 3 साल के अंदर तक वो टास्क को कंप्लीट नहीं कर पाते हो। अब वो टास्क जो है ऐसा ही इनकम्प्लीट पड़ा हुआ है। अब दोस्तों क्या आप उस इनकम्प्लीट टास्क को देखते रहोगे क्या? बच्चा कह रहा है नहीं सर कुछ तो करो ना सर, उसको कंप्लीट कराओ यार, ऐसे थोड़ी ना काम चलता है। तो बस वही दोस्तों 1991 के बाद गवर्नमेंट ने सोचा अब जितने भी इनकम्प्लीट टास्क है ना, हमको इसको आगे बढ़ाना है, हम इसको पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे, हम एक लॉन्ग टर्म ट्रेड पॉलिसी लाएंगे, हम हमारी जो ट्रेडिंग की पॉलिसीज है इसमें चेंजेस करेंगे, इसमें फॉरेन कोलैबोरेशंस को आने देंगे, है ना, हमारे देश से भी बाहर को पैसा जाने देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जब आप बाहर से कुछ सामान भी लाओगे तब उस पर जो इंपोर्ट ड्यूटी होती है, याद करो लेक्चर नंबर 2 में मैंने बताया था 130% के आसपास थी उस जमाने में, लेकिन आज जो है आज भी एक अच्छे खासे कंट्रोल वे में हो रखी है। तो ये सब क्या हो रहा है दोस्तों, लॉन्ग टर्म ट्रेड पॉलिसी की वजह से जो 1991 में आई थी या उससे पहले आप कह सकते देखो ऑब्वियस है यार। चलिए, एनकरेजमेंट टू एक्सपोर्ट्स, अरे यार ये तो अभी हमने 5th पॉइंट में डिस्कस कर लिया था दोस्तों, याद है कि नहीं? एनकरेजमेंट टू एक्सपोर्ट्स। एक्सपोर्ट्स का मतलब पता है ना, अपना देश का सामान बाहर जाना और उसको वहां पे जाके बेचना, इसको क्या कहते हैं? एक्सपोर्ट कहते हैं, है ना। और इंपोर्ट यानी कि दोस्तों बाहर के देश से सामान हमारे यहाँ पे आना, है ना, इसे कहते हैं इंपोर्ट। और उसके बाद दोस्तों गवर्नमेंट ने काफी ज्यादा आप कह सकते हो कि ऐसी कोई एरिया है जहां पे बिल्कुल भी डेवलपमेंट नहीं हो रही, वो एकदम खाली बंजर जमीन है, वहां पे आपको सिर्फ और सिर्फ एक पत्ता दिखेगा भाई, बाकी पूरी जमीन खाली है। अब गवर्नमेंट ऐसे देख रही थी यार ये जमीन तो खाली है, इसका करूं क्या मैं, ऐसे वेस्ट तो नहीं हो सकती, ये हमारी भारत माता है, हम इसको वेस्ट तो नहीं होने देंगे, इसका कुछ तो यूज करना होगा ना, है ना।
सो दैट यहाँ पे जो लोग हैं उसके आसपास वाले जो सराउंडिंग है उनकी जो लाइफ है और थोड़ी सी बेटर वे में अच्छी जगह से जाए, है ना। तो दोस्तों क्या करा हमारी गवर्नमेंट ने 1991 से पहले, काफी सारे ऐसे लोकेशंस जो है जो पूरी तरह से खाली है या आप कह सकते हो जहां पे डेवलपमेंट होगी तो जिससे हमारे देश का ही नाम आगे होगा, तो गवर्नमेंट ने दोस्तों ऐसे काफी एरियाज को SEZ डिक्लेयर कर दिया। SEZ यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन, यानी गवर्नमेंट ने बोल दिया वहां पे जो भी ऐसा बिजनेस करेगा ना आके, हम उसको बहुत सारे बेनिफिट्स देंगे, लाइक टैक्स बेनिफिट्स मिलेगा, उसको बाकी भी बेनिफिट्स मिलेंगी, और वो पर्टिकुलर एरिया को दोस्तों कहते हैं, आप कह सकते हो उसको एक बाहर का देश समझते हैं। मतलब इन शॉर्ट गवर्नमेंट ये कहना चाहते थे कि जितने भी ऐसे जो एरियाज है जहां पे अगर हम बिजनेस करेंगे तो हमारे देश का भलाई होगा, या ऐसे एरियाज जो पूरी तरह से खाली है और वहां पे डेवलपमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो गवर्नमेंट ने ऐसे एरियाज परखे, ऐसे पहचाना, अच्छा यहाँ पे डेवलपमेंट करूंगा तो मेरे देश का फायदा होगा, तो गवर्नमेंट ने उस एरिया को डिक्लेयर कर दिया। ये जो एरिया है ये है एक SEZ एरिया यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन। यहाँ पे जो भी काम करेगा उसको गवर्नमेंट की तरफ से थोड़ा सा सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। ऐसे एरियाज को कहते हैं दोस्तों SEZ। तो चलिए दोस्तों देखिए, इसी के साथ हमने ग्लोबलाइजेशन वाले पार्ट को फिनिश करा है, लेकिन दोस्तों ये जो लेक्चर है ये अब तक फिनिश नहीं हुआ है। इसका जो मेन पार्ट है ना, आप कह सकते हो एग्जाम में भी आ सकता है, जो अभी स्टार्ट हो रहा है, और दोस्तों वो एग्जाम में भी ना टोटल ऑलमोस्ट अराउंड 8 मार्क्स के लिए आएगा। देखिए हार्डली मैक्सिमम 10 मिनट्स लगेगा, लेकिन दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ पूरा फोकस आपका यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। अब तक कोई भी डाउट आ रहा है कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, बाकी मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, कोई भी डाउट आती है वहां पे सेंड कीजिए, सो दैट मैं ऑडियो के थ्रू आपके डाउट्स को क्लियर करूं मेरे भाई, ठीक है। चलिए स्टार्ट करें आज के लेक्चर का। आप कह सकते हो एकदम मेन मेजर टॉपिक जो आज मुझे मैं इसका ही ध्यान रख के आया था भाई, इसको तो एकदम अच्छे से समझना, क्योंकि ये जो है एग्जाम में आ सकता है फॉर 8 मार्क्स। और सीधा सीधा दोस्तों इवैल्यूएशन ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ 1991 सीधा एग्जाम में आ जाएगा। ये बताओ फॉर 8 मार्क्स, इसमें आपको दोस्तों इनके मेजर अचीवमेंट्स क्या है और मेजर फेलियर क्या है ये पूछ सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। और यार इसको तो 5 स्टार मार्क कर दो, मुझे ऐसा डाउट भी नहीं होगा कर ये एग्जाम में, और ये सारे बच्चों के एग्जाम में आ जाए, ठीक है। एक बार देख लो यार, इसको एक बार रीड कर लो, अपने हिसाब से रीड कर लो। ये तो तुम दोस्तों मुझे तुम लोग सिखाओगे, क्योंकि ठीक है बच्चे को कैमरे के पीछे से जोर जोर से चिल्लाना है, ठीक है। मैं सबका आवाज सुनूंगा, देख लो यार। तो पहले जो बच्चा वहां पे देखिए कैमरा के जो लेटा हुआ है, ऐसे लेट के आराम से देख रहा है ईयरफोन लगा के, पहले तो आप बैठ जाओ। हाँ चलिए, उसके बाद ये एक बार रीड कीजिए, आप लोग जोर जोर से रीड कीजिएगा। इवैल्यूएशन ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ 1991 मेजर अचीवमेंट्स। इसका मतलब ये देखिए दोस्तों कि कितना इन लोग ने क्या अचीव करा है। अरे कुछ पाया कि नहीं, तुमने इतनी पॉलिसीज लाई, कुछ अचीव करा, कुछ मिला ये सब करके, समझेंगे कुछ तो मिला होगा। और यार तुमने इतना सब करा, ऐसा तो नहीं है कि तुम्हें हर मोड़ पे सक्सेस मिली होगी, फेलियर का रिश्ता तो हर किसी के साथ होता है। तो तुम्हारे जो सक्सेस की आप कह सकते हो रोड था, उसमें कितने फेलियर्स आए वो भी हम सीखने को मिलेगा यहाँ पे। चलिए अब ये जो है ना दोस्तों मेजर अचीवमेंट्स मेजर फेलियर्स, इसको आप एकदम लॉक कर दीजिए, और ये आपको एग्जाम में आ सकता है। पूरा फोकस यहाँ पे इसको याद करके जाना है आपको इसी लेक्चर में। मेजर अचीवमेंट्स कि ये जो 1991 आया, ये पॉलिसी आई, इससे हमारे देश का क्या फायदा हुआ। रिवॉल्यूशन इन आईटी सेक्टर। अब आपको भी पता है दोस्तों 1991 के बाद से आईटी सेक्टर जो है क्या ही बूम करा है, और इनफैक्ट दोस्तों लॉकडाउन के बाद से भी आईटी सेक्टर जो है, यार पता है आपको दोस्तों सारे सेक्टर्स की जो हालत खराब हो गई, लेकिन आईटी सेक्टर जो है ये रुका ना गया। और इनफैक्ट आगे के जो आप कह सकते हो जो साल है, लाइक आईटी सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो मुझे लगता नहीं जो ये कभी रुक जाएगा, है ना। ये हमेशा बढ़ता जाएगा और आगे ही बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो अगर कोई सोच रहा है फ्यूचर के लिए तो बहुत अच्छा स्कोप है। बाकी तो देखिए रिवॉल्यूशन इन आईटी सेक्टर, इसका मतलब दोस्तों 1991 के बाद से जो उन्होंने इतने पॉलिसीज लाए, ग्लोबलाइजेशन लाया, प्राइवेटाइजेशन लाया, लिबरलाइजेशन लाया, इससे क्या फायदा हुआ। इससे फायदा हुआ दोस्तों हमारे देश के आईटी सेक्टर को, ठीक है। चलिए इंप्रूवमेंट इन फाइनेंशियल फैसिलिटीज। देखिए दोस्तों 1991 से पहले इंडिया जो है ना यार फाइनेंस के लिए अपने ही चीजों पे डिपेंड करती थी। अगर उनको लोन भी लेना होता था तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है अपने ही देश के, आप कह सकते हो अपने ही देश के प्रॉपर्टीज जो है वर्ल्ड बैंक को जाके एज अ, आप कह सकते हो एज अ, क्या कहते हैं उसे, कोलैटरल सिक्योरिटी रखती थी। अब यही इंप्रूवमेंट इन फाइनेंशियल फैसिलिटीज। अब जो गवर्नमेंट है ना हमारे देश की, वो वर्ल्ड बैंक के पास तो जाती है लेकिन प्रॉपर्टीज नहीं रखती है, क्योंकि अब इंडिया का नाम ही इतना हो गया यार, है ना। बाकी दोस्तों गवर्नमेंट जो है ट्राई करती है वर्ल्ड बैंक के उनके साथ तो लोन ले ही। बाकी अगर कोई और भी देश है जिनके पास बहुत पैसा है जो हमें लोन देना चाहता है तो प्लीज दीजिए ना, हम आपको रिटर्न कर देंगे इंटरेस्ट के साथ, ठीक है। बाकी देखिए यहाँ पे इंप्रूवमेंट इन एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स, आपको भी पता है दोस्तों। देखिए 1991 से पहले हमारा एजुकेशन जो है ना यार, देखिए 1991 की बात नहीं, मुझे ऐसा लगता है एजुकेशन जो एक ऐसी चीज है ये एक इंसान को सक्सेसफुल बनाती है। अब एजुकेशन जो है दोस्तों आपको भी पता है ये एक लाइक, अगर आपके पास कुछ भी नहीं है लेकिन आपके पास एजुकेशन है तो इसका मतलब ये है कि आपके पास सब कुछ है। देखिए मैंने बहुत बड़ी लाइन बोल दी है, बाकी फ्लो में मुझे भी लगा नहीं था, अब मुझे एकदम वैसा वो पोएट वाला फील आ रहा है ना। आपके पास कुछ नहीं है लेकिन अगर आपके पास एजुकेशन है तो ऐसा मान लिया जाएगा कि आपके पास सब कुछ है। अरे भाई
खुद के लिए ताली बजाए। लेकिन यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट इन एजुकेशनल स्टैंडर्ड, इसका मतलब ये दोस्तों देखिए 1991 से पहले हमारे यहाँ पे आप कह सकते हो जो लिटरेसी रेट है वो बहुत ही ज्यादा कम थी। लाइक यार मतलब 1991 से पहले अगर कोई बोलते थे ना मुझे पता है मैं 12th तक पढ़ा हूँ, वो लोग ऐसे क्या बात कर रहे हैं 1990 तू 12th तक पढ़ा, ऐसा बात करते थे वो लोग, है ना। लेकिन दोस्तों आज आपको भी पता है अगर आप सिर्फ और सिर्फ 12th तक पढ़े हो तो आप लाइक मतलब पढ़े लिखे नहीं हो, आपको लोग ऐसा बोलेंगे, है ना। लाइक ग्रेजुएशन, है ना, तो ये तो लाइक एकदम मैंडेटरी है। अगर किसी के पास ग्रेजुएशन नहीं है तो लोग उसको ऐसा देखते हैं, अरे भाई तू कुछ कर रहा है कि नहीं जिंदगी में, है ना, ऐसे लोग ऐसे देखते हैं। लेकिन 1991 से पहले तो लाइक सिर्फ 12th तक भी पढ़ लिया ना वो बहुत बड़ी बात होती थी। चलिए लेकिन आज जो है आपको भी पता है एजुकेशन के बिना कुछ नहीं हो सकता, है ना। तो ये एक मेजर अचीवमेंट है हमारे देश के लिए कि उन्होंने एजुकेशन सेक्टर को बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल करा। इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स, आपको भी पता है दोस्तों हमारे देश से सामान बहुत ज्यादा बाहर जाने लगा, जिससे दोस्तों बाहर का जो पैसा है वो हमारे देश में आने लगा। अब यार यहाँ पे डेवलपमेंट तो हमारे देश का हो रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे देखिए इंडिया का नाम हो रहा है ना। इंडिया के लोगों को खर्चा नहीं करना पड़ रहा, बाहर के लोगों को खर्चा करना पड़ रहा है। अरे करो करो बिंदास खर्चा करो। फिर दोस्तों सबसे मेजर अचीवमेंट पता है क्या, बाहर का पैसा हमारे देश में आ रहा है, जिसे कहते हैं दोस्तों फॉरेन एक्सचेंज। एक बहुत ही ज्यादा बड़ा आप कह सकते हो अचीवमेंट था हमारे देश के लिए। उसके बाद देखिए डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉपिंग पैटर्न, देखिए दोस्तों ऐसे कुछ हमारे यहाँ पे फार्मर्स थे जिनका जो फार्मिंग का जो काम है, कल्टीवेशन का जो काम है, वो पता है कब करते थे, वो या तो फिर रेनी सीजन में या फिर बाकी टाइम वो लोग अनएम्प्लॉयड रहते थे। लेकिन क्योंकि उनके पास दोस्तों बीज नहीं होता था ना, सीड्स नहीं होते थे। लेकिन दोस्तों 1991 के बाद गवर्नमेंट ने क्या करा, फॉरेन कोलैबोरेशन अलाउड कर दिए। अब ये जो फार्मर्स है ना, आई एम सॉरी माफ कीजिएगा, हाँ बाकी मैं क्या कर रहा था, ये जो फार्मर्स है ना दोस्तों, इनके पास जो सीड्स है बाहर के देश से आती थी और वो फार्मर्स को बोलते थे, है ना, हाँ रे प्यारे से भारत के फार्मर्स जो है ना, ये जो सीड है आप प्लीज इसे उगा दोगे, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, इसके बदले हम आपको पैसे देंगे ना यार, है ना। तो ये क्या दोस्तों डाइवर्सिफिकेशन ऑफ अ क्रॉपिंग पैटर्न, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो दोस्तों 1991 से पहले ना जो हमारे देश के फार्मर्स है ना यार, इनके पास फार्मिंग की इतनी ज्यादा नॉलेज नहीं होती थी। इनने बस अपने आप इनके कह सकते हो जिनके पूर्वज जो है ये जो करते थे, ये जो फार्मर्स है ये वही करते थे। लेकिन दोस्तों अब पता है गवर्नमेंट क्या करती है, अब गवर्नमेंट फार्मिंग के लिए भी अलग सा एजुकेशन देती है, वो भी फ्री में प्रोवाइड करती है सारे फार्मर्स को, जो कि एकदम इलिटरेट आप कह सकते हो, जिनको कुछ भी नहीं पता है। इनको पता है क्या था, इनको पास प्रैक्टिकल नॉलेज थी, हाँ भाई फार्मिंग करनी, अरे तेरा भाई करेगा। लेकिन इनको पूछते कोई थियोरेटिकल, आपको पता है दोस्तों फार्मिंग में भी थियोरीज होती है बहुत सारी, जिनको आप फॉलो करोगे तो आपके जो आप कह सकते हो जो आपका अल्टीमेट प्रोडक्शन है, या आप कह सकते हो जो आपका अल्टीमेट क्रॉप है, उसके आप जो क्वालिटी है ना वो भी अलग लेवल से आती है। तो ये सब क्यों होता है, ये सब एजुकेशन की वजह से होता है ना। उनको एक प्रॉपर नॉलेज दी जाती है, उनको एक प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है, और साथ ही साथ उनको एक प्रॉपर आप कह सकते हो टेक्नोलॉजी दी जाती है, जिनसे यार वो प्रोडक्ट जो है ना, वो जो क्रॉप है उनका बहुत अलग ही लेवल पे और बहुत ही क्वालिटी के हिसाब से निकलता है। और जितनी अच्छी क्वालिटी उस क्रॉप की, उतना ही ज्यादा उस चीज का वैल्यू, है ना। तो ये क्यों हुआ, इतने सारे पॉइंट्स की वजह से ये हमारे देश का मेजर अचीवमेंट था। सॉल्व दी प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी, देखिए दोस्तों हमारे देश के पास किस चीज की कमी थी, पैसे की कमी थी। फिर आप ये कह सकते हो हमारे देश के जो फ्रेंड्स जो है ना यार, हाँ मतलब देश का भी तो फ्रेंड होता है, बिल्कुल होता है यार, क्यों नहीं होता है। जैसे अब हमारा देश का आप एक खास फ्रेंड पाकिस्तान है, ऐसा कहूँ क्या, बिल्कुल नहीं होना, बिल्कुल नहीं है ना हमारा वो एक खास दोस्त। बस यही कुछ हमारे देशों के बीच में भी कुछ ऐसी फ्रेंडशिप आप कह सकते हो। तो इस बीच में क्या होता था दोस्तों, हमारे देश के पास ऐसे काफी सारे चीज की ना बहुत सारी कमी थी। आप कह सकते हो फाइनेंस की कमी थी, आप कह सकते हो टेक्नोलॉजी की कमी थी, आप कह सकते हो गुड्स की कमी थी, सर्विसेज की कमी थी, बहुत सारी ऐसी चीजें जो हमारे देश के पास नहीं थी। लेकिन दोस्तों 1991 या फिर ये मेजर अचीवमेंट हमारी इस पॉलिसी का कि इसके बाद आने से हमारे देश क्या सोचा, अब तो मैं सबको फ्रेंड्स बनाऊंगा, है ना, फॉरेन कोलैबोरेशन करूंगा, बाहर के देशों में मेडिसिन जाके बेचूंगा। कोविड-19 जिसको आप कह सकते हो हमारे देश ने पता है ऑलमोस्ट मैंने ऐसा सुना है, लाइक न्यूज में रीड कर रहा था, बहुत पहले रीड कर रहा था, इसके प्रॉपर इसका एक कैलकुलेशन मुझे याद नहीं, लेकिन अराउंड हमारे देश ने 70+ कंट्रीज में कोविड-19 की वैक्सीन पहुंचाई है, वो भी फॉर फ्री। तो आप सोच सकते हो आज हमारा देश जो ये तरक्की है यार, ये मेजर अचीवमेंट है हमारे देश की, है ना। सोचो ये पॉलिसी जो है 1991 में लिखी गई थी, और ये पॉलिसी को अब तक आप कह सकते हो पूरी तरह से तो छोड़ो, हटाया भी नहीं है, बस इसमें थोड़े बहुत चेंजेस करते रहते हैं। जैसे जैसे गवर्नमेंट आती है उन्हें लगता है यहाँ पे इस चीज में हम थोड़ा चेंजेस करना पड़ेगा, तो वो चेंजेस होता है। चेंजेस को नहीं कहते, इसको पता है ये वर्ड को चेंजेस नहीं कहते दोस्तों, अमेंडमेंट्स कहते हैं, ठीक है। अब आप 11th में आए हो और कॉमर्स के बच्चे से ये वर्ड नहीं निकले तो ऐसा अच्छा नहीं लगेगा। तो जब आप किसी लॉ में चेंजेस करते हो, कोई लॉ है ऑलरेडी एस्टेब्लिश, ठीक है, उसमें आपने ए की जगह वाई कर दिया, तो ये क्या करा आपने, अमेंडमेंट करा, ठीक है। ये हमने पता है लेक्चर नंबर 1 में एसपी के सीखा था। अगर कोई बच्चा एसपी का नहीं है मैं आपको बता दूं, ठीक है। समझ में आ रहा है, ठीक है, नहीं समझ में आ रहा कोई बात नहीं, मैं तो इसी बाहर की नॉलेज देता रहता हूं। चलिए सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी, आई होप आपको समझा। तो दोस्तों ये थी मेजर अचीवमेंट। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में 4 मार्क के लिए आ सकता है, डायरेक्ट 4 मार्क्स से पूछ लेंगे कि मेजर अचीवमेंट्स बताइए
ये हेड पॉइंट्स है। अब इसके अंदर अपने मन से लिखो, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। बाकी अगर आप टेक्स्ट बुक का भी रीड करके जाओगे और वहां पे 2-2 लाइन सबका लिखोगे, अरे बहुत बेस्ट है, ठीक है। कर लोगे इतना, 4 मार्क का ये पार्ट, 4 मार्क का ये पार्ट, या फिर सिर्फ ये ही 4 मार्क का ये भी हो सकता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे मेजर फेलियर्स देखिए यार, सक्सेस और फेलियर का साथ तो एकदम भाई भाई जैसा है। हमेशा जब भी जाते हैं तो साथ में इनका मिलना जुलना तो रहता है ना, बिल्कुल रहता है। जैसे देखिए अब ये जो पॉलिसी है, ऐसा नहीं कि इस पॉलिसी ने सिर्फ हमें सुख भी दिया, इसने सिर्फ सुख दिया ऐसा जरूरी नहीं है। पता है क्या दोस्तों, यहाँ पे इस पॉलिसी ने दोस्तों हमें बहुत सारे दुख भी दिए, और उस जो फेलियर को आप कह सकते हो है ना, मेजर फेलियर, वो हम सीखने वाले। लेकिन मेरा एक कहना है दोस्तों, जब तक आप फेल नहीं होते ना यार, तब तक आप उतना अच्छा काम नहीं करते, मुझे ऐसा लगता है। और मेरे साथ तो हुआ है, मैं तो बहुत सालों से फेल होते आया हूँ, लेकिन आज मैं जब पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं बहुत अच्छे स्टेज पे हूँ। तो दोस्तों आपके साथ भी ऐसा बहुत बार होगा, लेकिन आपको क्या करना है, हार नहीं मानना है, ठीक है। बाकी अपना ये जो मोटिवेशन वाला सेशन है इसको बाद में कंटिन्यू करेंगे, फिलहाल हमें कंसेप्ट खत्म करना है। चलिए यहाँ पे क्या लिखा है, मेजर फेलियर्स। इस इकोनॉमिक पॉलिसी का मेजर फेलियर क्या था, ये देखते हैं भाई। पहला है लैक ऑफ सेल्फ सफिशिएंसी। देखिए यहाँ पे लैक ऑफ सेल्फ सफिशिएंसी, ठीक है, रीड कर लिया भाई, कोई दिक्कत नहीं आई। देखिए दोस्तों 1991 में पहले गवर्नमेंट, पता है हमारी क्या सोचती थी, हमारा जो इंडिया है खासकर ऐसा सोचता था, मैं अकेला काफी हूँ। पिछली बार मैंने जब ब्रिटिशर्स आए थे सोचा था भाईचारा करेंगे, उन्होंने तो हमें धोखा दे दिया। 1991 से पहले भाई गवर्नमेंट जो है ना किसी पे ट्रस्ट करती ही नहीं थी, और इस चक्कर में क्या हो गया, 1991 से पहले है ना हमारे देश का जो हाल है बहुत बुरी तरह से आप कह सकते हो, लाइक इकोनॉमी ही डिस्ट्रॉय होने वाली थी। तो आप सोच सकते हो ना यार, आज जब हम देखते हैं ये जो लेक्चर है ना, आप थोड़े दिन पहले आपने श्रीलंका की बात सुनी होगी, उनका जो इकोनॉमी क्या हाल चल रहा था, कुछ वैसा ही दोस्तों हमारे देश का था। अब यहां से आप, आई होप यार आप दोस्तों अंदाजा लगा पा रहे हो हमारे देश का क्या हाल हो गया था, ठीक है। तो बस यही है लैक ऑफ सेल्फ सफिशिएंसी। इसका मतलब ये दोस्तों गवर्नमेंट जो है ना ऐसा सोचती थी कि यार ये काम करना नहीं, मैं कर लूंगी, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। और ऐसे सोचते सोचते गए, और 1991 में एक इतना बुरा दिन आ गया कि अब हमें हमारे जो लॉज है इसको चेंज करना पड़ा। हमारे जितने भी रूल्स थे, हमारे जितने भी प्रिंसिपल्स थे, नहीं मैं किसी से हेल्प नहीं लूंगी, वो हमें हटाना पड़ा। अरे ये काम अगर आप पहले ही कर देते तो शायद है ना, तो शायद आज इंडिया कुछ और लेवल पे होती। लेकिन चलिए ये तो बात की बात है, ये सोचिएगा कि 1991 में आया, यही हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। चलिए एडवर्स इफेक्ट ऑन डोमेस्टिक मार्केट। जैसे देखिए दोस्तों हमने यहाँ पे हम तीनों लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का एक समरी है ये, जिससे मेजर अचीवमेंट्स और फेलियर निकलता है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों एडवर्स इफेक्ट ऑन डोमेस्टिक मार्केट। डोमेस्टिक मार्केट यानी कि इंडियन के जो जितने भी इंडियन है, हमारे देश की जो बाउंड्री है, इसमें आपको जितने भी बिजनेसमैन देखने को मिलेंगे जो मार्केट कर रहे हैं, जो ट्रेडिंग कर रहे हैं, ये उनकी बात कर रहा है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि देखिए आपको भी पता है बाहर के लोग हमारे देश में आके बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन जो ऑलरेडी लोग हमारे देश में बिजनेस कर रहे हैं उनका क्या है ना, कभी आपने सोचा है? देखिए दोस्तों मैंने ऐसे काफी बच्चे देखे, ऐसे काफी यूथ देखा है जो पता है ऐसा सोचता है, अरे इंडियन प्रोडक्ट है क्या, अरे फिर तो बेकार ही होगा। और यही आप उनको कह दो, अरे इंपोर्टेड है भाई, बाहर से लाया, मेरे पापा ने, है ना, दुबई से मंगाया था मैंने, या फिर आप ऑस्ट्रेलिया से आया भाई, ऑस्ट्रेलिया से तुम देख रहे क्या चमक रहा है ये सिर्फ, और जबकि आपको पता है उससे अच्छा प्रोडक्ट हमारे देश में होगा। लेकिन यही है दोस्तों, अब कैसा ना एक मार्केट में एक इमेज क्रिएट हो रखा है कि अगर कोई बाहर का गुड्स है तो वो अच्छा है, लेकिन हमारे देश का होगा तो ये अच्छा नहीं है, ये इतना वर्क नहीं करेगा, है ना। हमारे देश की कुछ लोग की जो सोच है वो कुछ ऐसी नेगेटिव हो गई है, तो इस सोच को कहते हैं दोस्तों एडवर्स इफेक्ट ऑन डोमेस्टिक मार्केट। अब ये जो ऐसे सोच रखते हैं, इनकी वजह से दोस्तों हमारा जो लोकल मार्केट है, हमारे इंडिया का मार्केट है, ये चल नहीं पा रहा है ना, इन लोगों की वजह से। चलिए इफेक्ट्स पुअर फार्मर्स, जैसे हमने दोस्तों यहाँ पे डिस्कस करा था, है ना, ये देखिए डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉपिंग पैटर्न, ये वाला पॉइंट देखिए दोस्तों, ऐसा भी आज देखा गया है कि बाहर के जो फार्मर्स है वो इंडिया में आ गए। उनने सोचा यार देखिए इंडिया के फार्मर्स जो है उनके पास नॉलेज तो है, लेकिन उनके पास पैसे की बहुत कमी है। और इनफैक्ट हमने ये भी देखा है कि आज जो हमारे फार्मर्स है, ऐसे बहुत सारे फार्मर्स है जो यार लाइक साल में कितने सारे लोग जो फार्मर्स होते हैं और वो सुसाइड करते हैं, क्योंकि यार उनके पास जो है उन्होंने लोन तो ले लिया है, लेकिन अब उसके लिए रिपे करने के लिए पैसे नहीं है। अब ये जो है यार, ये बाहर के देश वाले जो फार्मर्स है यार, उनके पास तो पैसा है, वो सोचते क्यों ना इंडिया में आके इनको हटा के इनकी जगह पे मैं फार्मिंग करूंगा। तो इस चक्कर में क्या हुआ दोस्तों, हमारे जो देश के जो फार्मर्स है यार, उनको ही उनके देश वाले नहीं पूछ रहे, और लाइक जब लोन रिपेमेंट की बारी आ रही है ना, तो उनको ये सब काम जो है, ये सब आप कह सकते हैं एक स्टेप, इतना हार्ड स्टेप लेना पड़ रहा है। तो ये सब क्यों हुआ? ये सब दोस्तों हुआ ग्लोबलाइजेशन की वजह से, है ना, क्योंकि बाहर वालों को हमने अपॉर्चुनिटी दी, हमारे यहाँ पे आके काम करो, है ना। तो बस हर किसी का फायदा, देखिए दोस्तों एक चीज समझिएगा, अगर किसी का फायदा हो रहा है तो उसी के साइड अगर आप देखोगे आजू बाजू तो किसी का नुकसान भी हो रहा है। तो ये चीज जो है यहाँ पे देखने को मिलती है, और एकदम यूनिवर्सल है, ये हर जगह होगा, ठीक है। लाइक अगर कोई बच्चे को शेयर मार्केट का नॉलेज है ना, चलिए थोड़ा 1 सेकंड 10 मिनट क्या बोल रहा हूँ मैं, 1 मिनट थोड़ा सा बाहर की बातें करते हैं। मैं आपको बताऊं, अगर कोई शेयर मार्केट में इन्वॉल्व है या उसने अपने देखा है, देखिए अगर आप 18+ हो तभी आपको करना चाहिए, पहली बात तो, ठीक है। बाकी मैं ये बोलना चाहूंगा
कि शेयर मार्केट में पता है कैसा वर्क होता है, अगर आपको बेनिफिट हो रहा है ना तो इसका मतलब ये जो सेकंड पर्सन है उसको लॉस हो रहा है, ठीक है। तो यही है, ये एकदम यूनिवर्सल लॉ है, अगर किधर फायदा हो रहा है ना तो उसके नेक्स्ट पर्सन तो फॉर श्योर लॉस होने वाला है। तो बस यही यहाँ पे जो आप कह सकते हो जो यूनिवर्सल लॉ मैंने आपको बताया यहाँ पे इफेक्ट करता है। अनहेल्दी कंपटीशन यही है दोस्तों, देखिए हमारे देश में ऑलरेडी इतना कंपटीशन था, अब ग्लोबलाइजेशन की वजह से बाहर वाले भी आके कंपटीशन देने लग गए यार, ये तो दिक्कत की बात है ना। जैसे दोस्तों कुछ ऐसे मोबाइल ब्रांड्स ही आप कह लो, है ना, आपको मोबाइल समझेगा, कुछ बच्चे अभी मोबाइल पे देख रहे तो उसको शायद अच्छे से समझ जाए। यहाँ पे दोस्तों हमारे जो देश का ब्रांड है, लाइक एक कोई कंपनी आप समझ लो, जैसे कंपनी का नाम ए है, और वही दोस्तों अगर आप बोल दो तुझे पता है भाई ये अमेरिका से मंगा है भाई, ऑस्ट्रेलिया फुल देख रहा है ना, तो क्या फर्क पड़ गया। ये देखिए अनहेल्दी कंपटीशन। अब अपना देश वाला जो है, अपने देश में ही ऑलरेडी इतने टैलेंटेड लोग हैं, उन सभी का अपना ब्रांडिंग है, उन सभी से फाइट करने को उसको दिक्कत हो रही थी, अब इसी वक्त इसी बीच बाहर का भी सामान के साथ उसको लड़ना पड़ रहा है, तो यार कंपटीशन तो है ना, बस वैसा। चलिए, नेग्लेक्ट्स वेलफेयर एस्पेक्ट। देखिए दोस्तों कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि तो पता है लोग क्या सोचते हैं, अरे छोड़ो ना यार लोगों को, मतलब देखिए दोस्तों जो कॉम्पिटिटर्स है लाइक बिजनेसमैन है, वो हमेशा पता है क्या सोचेगा कि यार मुझे तो पैसे से मतलब, बाकी लोगों के साथ बुरा हो रहा है उससे मुझे मतलब क्या। ये आज मतलब ये जो कह सकते हो ये जो क्वालिटी है ये हर किसी में तो नहीं होती, लेकिन ये क्वालिटी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है अगर आपको आगे जाना पड़ता है। तो देखिए आप बोलोगे सर आप ये कैसी बात कर रहे हो, आप किसी का बुरा भला सोच रहे हो और आप आगे जा रहे हो, बिल्कुल ऐसा होता है। अभी आप 11th में हो, लेकिन जब आप आगे जाओगे आप एक रियलिटी को देखोगे, आप आगे जाके जब आपका ग्रेजुएशन हो जाएगा लाइक, या आप 12th में ही, या इनफैक्ट काफी ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने ये सब 11th में ही देख लिया, वो आजू बाजू से देख रहे होंगे यार ये अपना फायदे के लिए उस बेचारे के साथ नुकसान करने की कोशिश कर रहा है ना। तो दुनिया जो है दोस्तों ऐसे ही चलती है, बस यही है। एफ नेग्लेक्ट्स वेलफेयर एस्पेक्ट, जहां पे दोस्तों 1991 से पहले कुछ लोग पता है क्या, अपना घाटा होगा चलेगा लेकिन उसके साथ बुरा नहीं होना चाहिए, ऐसे सोच के साथ बिजनेस करते थे। लेकिन यही 1991 के बाद पूरी तरह से बदल चुका है सब कुछ। बाकी बच्चा करे सर जियो जियो, उन्हें तो फ्री में नेट बांटा था, लेकिन उनके साथ फ्री में नेट तो बांटा, लेकिन उनका भी कुछ और प्लानिंग था दोस्तों। इसके प्लानिंग बहुत डीप है, लाइक काफी ऐसे थियरीज है इनके लिए। लाइक इनने पता क्या सोचा, इनने सोचा पहले कस्टमर बनाता हूँ, है ना, काफी 2-3 साल तक कस्टमर्स बनाऊंगा, ठीक है। इनने कस्टमर्स तो बना लिया भाई, आज तो मतलब हर किसी के पास जियो की सिम है। उसके बाद इनने सोचा, उसके बाद जो अब जो कॉम्पिटिटर्स है वो तो यार हट जाएंगे, क्योंकि हर किसी के पास पता है दोस्तों लिमिट, या आप कह सकते हो उनके पास एबिलिटी ही नहीं थी कि वो सभी को फ्री में नेट दे सके। खैर इस पे तो मैं बहुत लंबी चर्चा कर सकता हूँ और काफी हुई भी है, लेकिन ये सब बाद में करेंगे फिलहाल। लेकिन आप समझ में आ रहा है ना जियो का क्या एक्सपेक्ट था दोस्तों। उसका एक्सपेक्ट आप ये कह सकते हो उसका लोगों का भलाई तो था, लेकिन साथ ही साथ सिर्फ लोगों का भलाई करेगा तो भाई बिजनेस कब करेगा, है ना। वो एक बिजनेसमैन है तो बिजनेसमैन के हिसाब से भी सोचना, और बिजनेसमैन पता है क्या सोचता है, कहाँ उससे पैसा निकले। अब आप बैठ के सोचो कि उसने ऐसा फ्री में क्यों करा, तो रीजन होगा, चलिए सोचते रहना। बाकी अनएम्प्लॉयमेंट तो देखिए दोस्तों 1991 के बाद कंपटीशन इतना बढ़ गया, बाहर के लोग आकर इंडिया में स्कूलिंग करने लग गए, यहाँ पे आके वो ग्रेजुएशन वगैरह करने लग गए सो दैट वो इंडिया में काम कर सके, है ना। यार हमारे देश का ऑलरेडी पॉपुलेशन इतना बड़ा है, हमें खुद को ही जॉब नहीं मिल रही, अब आप बाहर से आ गए हमें कॉम्पिटिशन देने लग गए, अरे यार आपको कहाँ से जॉब मिलेगी। तो ये सब चक्कर के कारण अनएम्प्लॉयमेंट जो है काफी बढ़ गई। और खैर अनएम्प्लॉयमेंट में तो आप बहुत कुछ लिख सकते हो, इकोनॉमिक्स में तो आपका चैप्टर ही अनएम्प्लॉयमेंट, तो लिख देना जो मन में आ रहा है, ठीक है कोई बात नहीं। अब लेकिन रेलेवेंट लिखना भाई, ऐसा पता चला कुछ भी लिख के आ रहा, स्टोरी नहीं बनानी वहां पे, रेलेवेंट स्टोरी बनानी है, ठीक है। तो दोस्तों इसी के साथ, है ना, साथ में गाइए मेरे साथ, इसी के साथ हमने दोस्तों लेसन नंबर 7 को कंप्लीट कर चुका है पूरे 3 लेक्चर्स में। आई होप आपको समझ में आया है, ठीक है। देखिए दोस्तों ये लेक्चर में सिर्फ इतना ही, अब तो यार हमारी जो जर्नी है 90% कंप्लीट हो चुकी है, अब सिर्फ एक चैप्टर बचा है इकोनॉमिक्स का, वो भी लेसन नंबर 10, तो उसमें भी बहुत मजा आएगा। छोटा सा चैप्टर है लेकिन दोस्तों साथ निभाना है मेरा, ठीक है। पूरा निभाओगे कि नहीं। बच्चा करा सर लेक्चर नंबर 1 में, लेसन नंबर 1 में देखा था, 10 में ही आपको बाय बाय करेंगे हम, ठीक है। चलिए इसकी मैं उम्मीद करूंगा, ठीक है। चलो फिर दोस्तों इस लेक्चर को अपन यहाँ पे एंड करते हैं। भाई याद करके लो अभी के अभी, देखिए एग्जाम में बन सकता है, इसलिए मैं आपको पता है मुझे काफी बच्चों के मैसेज आए हैं, इनफैक्ट आपने भी करे होंगे कि सर आपने जो क्वेश्चन बताया था वो एग्जाम में आया, और मैं बहुत ज्यादा नाचा हूँ पेपर देख के, मुझे पता है काफी बच्चों के ऐसे मैसेज आए, और बहुत मुझे दिल से अच्छा लगा कि मेरे थोड़े से हेल्प की वजह से आपके साथ इतना अच्छा पेपर गए थे। आपके जो भी फर्स्ट टर्म थे यूनिट वाली मैं बात कर रहा हूँ, बाकी लेकिन अब जो एग्जाम है ना यार उसमें आपको आग लगानी है। देखिए काफी बच्चे इस पार्ट को छोड़ के जाते हैं, वो सोचते हैं अरे आएगा तो अपने मन से लिख लेंगे, लेकिन नहीं, आपको अभी के अभी मेहनत करनी है, अभी के अभी याद करना है, ठीक है। कर लोगे भाई, भरोसा कर रहा हूँ आप पे। चलिए फिर दोस्तों लेक्चर पे एंड करते हैं, अच्छे से पढ़ाई करो, मजे करो यार फुल।